हेलो दोस्तों, मैं शिव केसरी। आज आपको मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम यह जान पढ़ेंगे कि कैसे नेशनल इनकम को डिटरमाइन किया जाता है और किस किस तरह से जीडीपी को मापा जाएगा। इसके कई प्रकार के मेथड इसमें कई कई तरह के मेथड हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं कैसे नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, पूरी नेशनल प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। जैसे नेशनल इनकम का ज्ञात करना, पॉवर्टी के बारे में जानना, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बारे में जानना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी इकोनॉमी में कई तरह के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो पहला है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो जानते हैं फाइनल गुड्स एक्चुअल में क्या होता है। फाइनल गुड्स यानी कहने का मतलब है कि वह गुड्स जो आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है, यानी जो फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच गया है। और एकमात्र फाइनल गुड्स ही ऐसा गुड्स है जो जीडीपी के कैलकुलेशन करने में, जीडीपी को मेजर करने में शामिल किया जाता है। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के द्वारा या फाइनल कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है तो उसे हम कंजप्शन कहते हैं। ये हम आम भाषा में भी जानते हैं कि हमने कंजप्शन किया। अब दूसरी बात, यदि कोई एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर्स करे तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर, फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर इक्वल होगा कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के। अब हम आगे जानते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। इंटरमीडिएट गुड्स वह गुड्स होता है जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही है, यानी उसमें कोई वैल्यू ऐड करनी है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक कारपेंटर है। कारपेंटर पहले रॉ मटेरियल कहीं से खरीदेगा, वुड्स खरीदेगा, लकड़ी खरीदेगा। अब वह कारपेंटर क्या करता है, 5,000 में उन्होंने लकड़ी खरीदा। अब उस लकड़ी का वो चेयर बनाता है। चेयर बना के उसने चेयर बनाया और उसकी वैल्यू हो गई 10,000 रुपये। तो वह मार्केट में अब फाइनल कंज्यूमर को 10,000 रुपये में बेच देता है। अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर गुड्स के बारे में। कंज्यूमर गुड्स वह गुड्स होता है जो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स के लिए होता है, यानी मानव के संतुष्टि के लिए जो भी गुड्स यूज किए जाते हैं उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। इसे कंजप्शन गुड्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम ये थोड़े दिन के लिए हमने खा लिया, यानी हमने फाइनल यूज कर लिया। इसका कोई प्रोडक्शन प्रोसेस से लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। कैपिटल गुड्स या फाइनल गुड्स की तरह होता है। जैसे फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, यानी जो भी प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो भी फिक्स्ड एसेट खरीदा जाएगा उसे कैपिटल गुड्स कहते हैं, यानी जो लंबे समय तक चलेगा, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लंबे समय तक चलेगा, उसे कैपिटल गुड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में। तो हमने पढ़ा कि एग्रीगेट कंजप्शन इन द इकोनॉमी, यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब है एग्रीगेट कंजप्शन इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट कंजप्शन इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन
लाइक एनजीओ, टेम्पल, etc. ये सब फाइनल यूजर्स ऑफ गुड्स होते हैं। और इन्वेस्टमेंट गुड्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के हम बारे में बात करते हैं। कैपिटल इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, यानी किसी भी प्रोडक्शन के लिए कई सारे फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो यह कैपिटल भी एक प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है कैपिटल। अब ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे पास लार्जर कैपिटल यानी कैपिटल ज़्यादा हो तो हमारे पास ग्रेटर एफिशिएंसी होती है, ग्रेटर कैपेसिटी होती है गुड्स प्रोड्यूस करने की। तो इन्वेस्टमेंट एक तरह से कैपिटल फॉर्मेशंस का पार्ट है, यानी किसी चीज़ को हम बना रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेट कर रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स में कई तरह के होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अगर हम कहते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वह फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लंबे टाइम के लिए जो चलता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो भी इन्वेंट्री बच जाता है, यानी कहने का मतलब जो भी स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, यानी फिनिश्ड गुड्स यानी अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स यानी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और जो भी रॉ मटेरियल है वो भी इन्वेंट्री स्टॉक के रूप में मानते हैं। अब एक होता है इन्वेंट्री, प्लानेड इन्वेंट्री स्टॉक एंड अनप्लानेड इन्वेंट्री स्टॉक। प्लानेड इन्वेंट्री स्टॉक उसको कहते हैं जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए मेंटेन किया जाता है, यानी हम किसी चीज को प्रोड्यूसर्स यह सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में इस तरह का इन्वेस्टमेंट एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए करना है, पार्टिकुलर मशीनरी खरीदना है, टेक्नोलॉजी परचेज करना है प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए। अनप्लानेड इन्वेस्टमेंट दूसरा है अनप्लानेड इन्वेंट्री स्टॉक, यानी इन्वेंट्री यह अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक होता है। इट इज अराइज बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर because the demand for production turned out to be lower than expected। जब कोई भी लॉस होता है तो हमें पैसे की जरूरत होती है, हमें एकाएक इन्वेंट्री स्टॉक करने की जरूरत होती है, तो ये अनप्लानेड इन्वेंट्री स्टॉक हो गया। अब एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, आइए जानते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट also include the expenditures on purchase of new assets in the place of worn out assets, यानी टूटे फूटे वस्तुओं की जगह न्यू एसेट्स को खरीदना ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। स्टॉक यानी कोई भी चीज स्टॉक है एक पार्टिकुलर, यह एक इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टॉक, और ऑप्शन में दिया जाता है कि इनमें से कौन सा स्टॉक है। तो यह कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक यानी क्वांटिटी मेजर एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम,
यानी कोई भी डिस्टेंस हो गया, जैसे हम देखते हैं कि डिस्टेंस यानी दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है, मान लेते हैं 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर 1400 किलोमीटर यानी स्टॉक हो गया है। उसी तरह हमारे घर में पैसे रखे तो स्टॉक है, हमारी सेविंग्स है वो स्टॉक है। अगर क्वांटिटी और क्वांटिटी एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री स्टॉक है, लेकिन अगर हम चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी को हम बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, मनी को इकोनॉमी में बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो वो क्या होता है, फ्लो हो जाता है। यानी फ्लो मेजर कर रहे हैं, यानी फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वह चीज फ्लो हो रही है, वस्तु जा रही है, आ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ मनी, इनकम का होना है, एक्सपेंडिचर का होना, कैपिटल फॉर्मेशन होना, यानी इन्वेस्टमेंट का बढ़ना घटना, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। अब हम आगे जानते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या अंतर है। रियल फ्लो वह फ्लो होता है जो फ्लो गुड्स एंड सर्विस के लिए डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में किया जाता है। इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर में किया जाता है, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं मनी फ्लो के बारे में। मनी फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस अ डिफरेंट सेक्टर, यानी मॉनेटरी टर्म में जो हो उसे मनी फ्लो कहेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं नेशनल इनकम के बारे में, जो पीछे हमने जो भी पढ़ा उससे भी इम्पोर्टेंट ताल्लुक रखता है। तो नेशनल इनकम इज अ सम ऑफ फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट यानी जो कंट्री के पर्सन ऑफ ओरिजिन हो उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल ओरिजिन। जो हमारा NRI हो वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री है। तो नेशनल इनकम में केवल दो चीजें इंक्लूड की जाती है, फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। नाउ let us move for the factor income. What is factor income? Factor service or factor of productions. Factor of productions चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि फैक्टर इनकम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फैक्टर इनकम क्या होता है, इसमें कई तरह के इनकम्स को इंक्लूड किया जाता है। अच्छा, एक और बात है, फैक्टर इनकम को हम फैक्टर पेमेंट्स के बारे में फैक्टर्स पेमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यह एक प्रोड्यूसर्स के द्वारा पे किया जाता है एक एम्प्लॉय को या हमारे हाउस होल्ड्स को। जैसे हम किसी को लैंड देंगे, हायर करेगा, कुछ दिन के लिए लीज पे देंगे लैंड, तो वो क्या करेगा, हमें रेंट देगा। अगर हम किसी को कैपिटल देते तो वो हमें इंटरेस्ट देगा। तो इस तरह से फैक्टर इनकम को क्या कहा जाता है, फैक्टर पेमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम पढ़ते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में पहली चीज आती है कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय। कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय एक मिनट कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हम इंक्लूड करते हैं वेजेज एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट्स इन काइंड यानी रेंट फ्री एकोमोडेशन,
एम्प्लॉय को दिया जाता है। दूसरे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होते हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रोविडेंट पर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इंक्लूड किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जैसे डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑल्सो। डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड दोनों प्रॉफिट इंक्लूड किया जाता है। अब तीसरा है फैक्टर इनकम। इनकम में